नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गन्ना विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। मुर्गी पालन के लिए सक्रिय हुआ विभाग। टपक सिंचाई बचाएगी धन और समय। सिंचाई के लिए अनुदान पर लगेंगे 900 सोलर पंप। विकसित देशों की अपेक्षा भारत में कम है कीटनाशकों का प्रयोग। और फसल को बचाएं कीटों और चूहों से। प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2014-15 खत्म होने ही वाला है। इस सत्र में गन्ना किसानों का 62% के करीब भुगतान किया जा चुका है और पिछले साल का बकाया भी 96% चुका दिया गया है। इस पेराई सत्र में करीब 4,800 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है। इससे करीब 438 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हो चुका है। उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 16 फरवरी 2015 तक किसानों के वर्तमान पेराई सत्र के बकाया लगभग 8,970 करोड़ रुपए में से लगभग 5,640 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो कि इस वर्ष के कुल बकाये का लगभग 62% है। इसके अलावा पिछले पेराई सत्र के बकाये का भी 96.74% भुगतान किया जा चुका है। पिछले साल गन्ना किसानों का लगभग 19,388 करोड़ रुपया बाकी था, जिसमें से लगभग 18,756 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को होने वाले किसी भी दिक्कत से निपटने में मदद के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग ने हेल्पलाइन शुरू की है। 0522-220-5522 नंबर से जारी इस हेल्पलाइन पर किसान 24 घंटे और 7 दिन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मुर्गी पालन की स्थिति में सुधार के लिए पशुपालन विभाग सक्रिय हो गया है। जिले में हर साल करोड़ों अंडे बाहर से मंगाए जाते हैं। इसे देखते हुए पशुपालन विभाग अब मुर्गी फार्म हाउस के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा। कुक्कुट विकास नीति 2013 के अंतर्गत जिले में मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देने की नीति बनी है। इसके तहत कमर्शियल लेयर फार्म व ब्रायलर पेरेंट फार्म की स्थापना की जाएगी। पशुपालन विभाग फार्म लगाने वालों को छूट भी देगा। लेयर्स फार्म योजना में अंडे का उत्पादन किया जाता है। जिले में इस योजना के लिए इकाई में कुल व्यय 1.80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इकाई लगाने वाले को 30% की छूट भी दी जाएगी। इस योजना में करीब 500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जानकारों की माने तो एक इकाई 5 वर्ष में कुल 90 लाख मुर्गी के अंडे का उत्पादन करेगी। मुर्गी पालन के लिए ऐसी एक और योजना है ब्रायलर पेरेंट फार्म। इस योजना का उद्देश्य मुर्गी के चूजे के पालन को बढ़ावा देना है। एक इकाई पर 2.60 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इस पर भी सरकार की ओर से 70% ऋण इकाई लगाने वालों को दिया जाएगा। इस योजना में 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक इकाई से 5 वर्ष में 162 लाख चूजे पैदा किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि किसान कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन अपनाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़े। जिले के कई गांवों में कई किसान खेती में सिंचाई के लिए टपका सिंचाई जैसी नवीन पद्धति को अपना रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी लागत घट रही है, बल्कि मुनाफा भी बढ़ रहा है। प्राकृतिक पानी का 70% उपयोग कृषि के लिए होता है। टपका तकनीक की मदद से सिंचाई के दौरान पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। बाराबंकी जिला मुख्यालय के पश्चिम में मलूकपुर गांव समेत अन्य गांवों के कई किसान ड्रिप सिंचाई विधि से खेती कर रहे हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली या टपका सिंचाई प्रणाली में सीधे पौधे की जड़ के पास ड्रिप लगाकर बूंद बूंद कर पानी दिया जाता है। फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ ड्रिप सिंचाई तकनीक की विधि से रसायन और उर्वरकों का अच्छा उपयोग करते हुए खरपतवारों की बढ़ोतरी में भी कमी की जा सकती है। कृषि विभाग किसानों को 75% अनुदान पर सोलर पंप की सुविधा दे रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 19 जनपदों में 900 सोलर पंप सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। कृषि विभाग के अनुसार वर्ष 2014-15 में 5,000 सोलर पंप लगाने की योजना पर काम जारी है। इसमें कृषि एवं उत्तर प्रदेश नेडा संयुक्त रूप से सभी जनपदों में योजना चला रहे हैं। योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगवाने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को पारदर्शी किसान सेवा योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाना पड़ता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 7,400 ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं। इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किसानों को लाभ दिया जा रहा है। कीटनाशकों के इस्तेमाल के 5 से 10 दिन बाद ही किसानों को फसल बाजार में बेचने के लिए ले जानी चाहिए। यह कहना है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पौध सुरक्षा सलाहकार का।
इनके मुताबिक किसानों को सजग करके हम फसलों में कीटनाशक इस्तेमाल करने का स्तर और भी कम कर सकते हैं। भारत में अभी करीब 435 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है। राहत की बात यह है कि ये मात्रा विकसित देशों के मुकाबले कम है। इतनी ही जमीन पर अमेरिका में 4.5 किलो और जापान में करीब 11 किलो कीटनाशक खर्च होता है। किसान भाइयों, सामान्य समय से लगाई गई गेहूं की फसल में इस समय कीट, रोग और खरपतवार का प्रकोप हो सकता है। जानकार किसान बताते हैं कि इस समय ज्यादातर नम पूर्वा हवा चलती है, जिससे फसल में रोग व कीट का प्रकोप ज्यादा रहता है। पूर्वा हवा में फसल में नमी बनी रहती है और नमी की वजह से कई तरह के कीट और रोग के पनपने की आदर्श परिस्थितियां बन जाती हैं। कीटों से निपटने के तरीके की बात करें तो दीमक से रोकथाम के लिए लिंडेन दवा का सुरक्षित छिड़काव करें। अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप हो चुका है तो गोबर की खाद न डालें। इसके अलावा दीमक प्रभावित क्षेत्र में नीम की खली 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। माहू के लिए नीम तेल 1500 ppm 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। इसके अलावा इसकी रोकथाम के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं या लाल मिर्च पाउडर के घोल का भी छिड़काव लाभकारी रहेगा। गुलाबी तना बेधक कीट तने को भीतर से खाकर उसे कमजोर कर देते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें और नेपियर या सूडान घास को रक्षक फसल के रूप में चारों तरफ लगाएं। इस समय गेहूं की खड़ी फसल को चूहे बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए फसल की अवधि में 2-3 बार इनकी रोकथाम की आवश्यकता रहती है। इसकी रोकथाम के लिए जिंक फास्फाइड या बेरियम कार्बोनेट से बने जहरीले चारे का प्रयोग करें। जहरीला चारा बनाने के लिए जिंक फास्फाइड अथवा बेरियम कार्बोनेट 100 ग्राम, गेहूं का आटा 860 ग्राम, शक्कर 15 ग्राम तथा 25 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर बनाया हुआ जहरीला चारा प्रयोग करें। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1625 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1510 रुपए, इटावा की मंडी में गेहूं का भाव 1490 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ की मंडी में गेहूं 1635 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2100 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ की मंडी में 2000 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 2275 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ की किसान मंडी में चावल का भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह सरसों के भाव पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सरसों का भाव 3540 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ की मंडी में सरसों का भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की किसान मंडी में सरसों का भाव 3210 रुपए और लखनऊ की मंडी में सरसों 3520 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 600 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में आलू 660 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अंत में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1590 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1680 रुपए, इटावा की मंडी में 1150 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 1550 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे कृषि समाचार और प्रदेश की मंडियों के औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नवीन कृषि जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाइयों, हम मेहनत करते हैं, खेती में तकनीक अपनाते हैं जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हो और हमारा मुनाफा भी बढ़े। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो तकनीक और मेहनत का सहारा लेकर एक मिसाल कायम करते हैं। हमारे साथ इसी तरह की एक प्रगतिशील महिला किसान है श्रीमती शोभा रानी यादव, जो कि ग्राम पोस्ट बख्शी तालाब से हैं, जिन्होंने पॉली हाउस में खेती करके नए मानक बनाए हैं खेती के और सफलता हासिल की है। आइए जानते हैं उनकी सफलता का राज क्या है और उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की और कैसे सफलता पाई। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत है शोभा जी। शोभा जी, सबसे पहला हम प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि जो ये पॉली हाउस में आपने खेती की है, नियंत्रित स्थिति में जो खेती की है, इसकी प्रेरणा आपको सबसे पहले कहाँ से मिली? हम लोग के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, मेरे हस्बैंड ने लेके रखी थी, तो मुझे लगता था कि अपने पास ज़मीन है थोड़ी सी, तो क्यों ना सब्जी ही उससे अपना नेचुरल खाई जाए। बस शुरुआत मेरी सब्जियों से हुई जी। घर के लिए थोड़ी सी सब्जी, फिर अनाज भी होता था। फिर धीरे धीरे लगा कि इससे कुछ नहीं होता है, कुछ और किया जाए, तो उस पर पॉली हाउस का दिमाग में आया। फिर था कि इसको कैसे बनाया जाए, कहाँ से इसको बनाने के लिए मुझे प्रशिक्षण लिया जाए। फिर उसी पे सारा कंपनी का भी नाम इंटरनेट से ही हम लोगों को मिला पॉली हाउस बनाने का। पहले पॉली हाउस बन गया, फिर दिमाग में आया कि इसमें ऐसी चीज़ की जाए कि जो यहाँ पर नहीं होती है जी। तो हम लोगों ने शिमला मिर्च के बारे में सोचा, जबकि उसका पेड़ भी कभी नहीं देखा था कि किस तरह का होता है। शिमला मिर्च तो देखा था इसलिए कि बाजार में बिकती थी, लेकिन पेड़ हम लोगों ने नहीं देखा था। तो था कि उसको लगाने का मन में आया। फिर पॉली हाउस भी बनवा लिया। उसकी पौध कहाँ से लानी है वो भी इंटरनेट से जी। उसका एड्रेस भी हम लोगों ने इंटरनेट से ढूंढ लिया। कहने का मतलब कि आपने तकनीक का पूरा सहारा लिया जी। तो धीरे धीरे जो कुछ गलती उसमें नहीं पता थी हम लोगों को, अपनी गलतियों से ही फिर आगे उसमें सुधार किया। और शोभा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि हमने शिमला मिर्च की खेती की शुरुआत की है, तो शिमला मिर्च में कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका आपने अच्छा उत्पादन लिया है, अच्छी पैदावार की? ये रेड लाल कलर की है जी, बचाटा नाम है इसका प्रजाति का? जी, प्रजाति का की है। और ये पीले रंग की है जी। इसका जो हम लोगों ने पहले लगाया, वहाँ से पौध लाके जी, अच्छी हम लोगों की लगी। पहले साल तो इसमें एक आध बीमारी लगती, इसलिए कि बीमारियां नहीं लगती हैं, मतलब कम से कम बीमारी लगती है। नियंत्रित स्थिति में होती तो बीमारियां कम लगती हैं। तो शोभा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने शिमला मिर्च की तो खैर अच्छा उत्पादन किया है इसका, इसके साथ साथ कुछ आप टमाटर की भी प्रजातियां उगा रही हैं, वो क्या है, जरा आप उनके बारे में हमें बताएं। जी, हम लोग ने तो पहले एक चेरी टमाटर का नाम सुना था जी। फिर जब देखा, वहाँ पे गए, वहाँ पे हम लोगों को पौध
उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, जहाँ से इस शिमला मिर्च की पौध लेके आए जी। तो उसके बारे में भी बात किया। हम लोग को पौध वहाँ से मिली। पहले तो लगा कि चलो अपने खाने के लिए 2-4 पेड़ एक बेड पे लगा देते हैं जी। तो हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छा लगा। ये भी था कि नई चीज़ है, यहाँ पे नहीं होती है। तो चेरी टोमेटो ये है, छोटे छोटे से हैं, पूरे गुच्छे होते हैं इसके, रेड कलर के छोटे छोटे, और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं ये। इसको लगाया। एक बड़े टमाटर में भी आया कि जो रेगुलर घर में यूज होता है, सब्जी में है, सलाद में है, तो उसको भी लगाया। तो इतना देख के अच्छा लगता है, पेड़ों में लगे हुए होते हैं, उसको देख के बहुत हम लोगों को अच्छा लगता है। शोभा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने शिमला मिर्च लगाई और टमाटर लगा, 2 तरह के टमाटर भी आपने लगाए हैं। आपने पहले बताया कि हम इसकी जो है नर्सरी कहीं बाहर से लाते थे जी। क्या आपके मन में ये नहीं आया कि इसकी नर्सरी खुद पैदा करें? फर्स्ट टाइम नर्सरी भी मतलब बो दिया है, लगा दिया है। हम लोग, हमारा 7000 स्क्वायर मीटर में और पॉली हाउस बन रहा है, तो इसकी नर्सरी इसलिए लगा दिया कि जब तक वो पॉली हाउस हमारा बन के तैयार होगा तब तक हमारी नर्सरी तैयार हो जाएगी पौध लगाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि आपके अभी सफलता के कदम रुके नहीं, बढ़ रहे हैं, आप और तेजी से इस पे काम करना चाहती हैं। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि कोई भी फसल हम उगाएं, चाहे अनाज हो, फल हो या सब्जी हो, सिंचाई एक बहुत बड़ा बिंदु होता है जी। तो जब हम पॉली हाउस में खेती करते हैं, शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, तो इसमें सिंचाई प्रबंधन हम कैसे करते हैं? इसका पॉली हाउस का मतलब ये है कि कम से कम जगह में, कम से कम चीज़ों में अच्छा हम करें जी। 1000 स्क्वायर मीटर में हमने लगाया, उसमें कितना पौध लगती है, कितने उससे उत्पादन हमको मिलता है, और उस हिसाब से मतलब सब कुछ जानने के बाद पानी के कैसे उसमें इंतज़ाम किया जाता है, तो ये सब जानने के बाद ही इसको हमने लगाया। और फिर वो टपक विधि होती है, जैसे ऐसे तो सिंचाई होती है कि पानी का बहुत वेस्टेज होता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भी फैलता है, पानी ज़्यादा भी यूज़ मतलब जरूरत से ज़्यादा वेस्ट होता है। इसमें है कि टपक विधि से सिंचाई होती है, बेड पे बूंद बूंद हर पौध पे ही पानी जाता है, जितना ज़रूरत है पौध को ही पानी चाहिए, बाकी जगह को नहीं चाहिए। तो जहाँ पौध होती है वहीं पे बूंद बूंद पानी टपकता है, तो पौध को ही पानी मिल गया और हमारी वेस्टेज भी नहीं पानी का। कहने का मतलब है कि आपने सिंचाई की भी नई तकनीक इस्तेमाल करी है, जो किफ़ायती सिंचाई आप कर रही हैं, टपक विधि से कर रही हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है हर खेती के लिए, खाद प्रबंधन। खाद में हम गोबर की भी खाद प्रयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी करते हैं, बहुत तरह की खाद करते हैं, रासायनिक खादें भी करते हैं। तो आप जो इस तरह की खेती कर रही हैं उसमें खाद प्रबंधन कैसे करती हैं? इसमें है कि पौध लगाने से पहले हम उसमें काफ़ी कुछ दे चुके होते हैं, जैसे नीम की खली है, वर्मी कंपोस्ट है। खेत की तैयारी के समय? जी हाँ, जब खेत तैयार करते हैं पौध लगाने से पहले तो बहुत कुछ उसमें पहले डाल चुके होते हैं, इसलिए कि बीज में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ मतलब घुलनशील जो उर्वरक, हाँ उर्वरक कम से कम यूज़ करते हैं। वो पानी जब टपक विधि से जाता है तो वो उसी के साथ घुल के जाती है। टपक सिंचाई के पानी में आप उसको मिला देती हैं और पौधों तक पहुंचता है, पौधे तक वो अपने आप पहुंच जाती है और सबको बराबर मिलता है। वहाँ भी बहुत किफ़ायती खाद प्रबंधन भी आपका है, उससे खाद कम लगती होगी। एक बात बीच में छूट गई, मुझे याद आ रहा कि वो जरूर पूछनी चाहिए आपसे। थोड़ा पढ़ाई लिखाई के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? नहीं, मैं तो देखिए मैं गांव में ही पैदा हुई, उसी में बड़ी हुई। पढ़ाई मेरी वहाँ ज़्यादा नहीं हो पाई, 8वीं तक ही था कि उस ऐसा गांव था कि जहाँ स्कूल था ही नहीं, आगे का स्कूल ही नहीं था। आगे का नहीं था। मैं थोड़ी बड़ी हो गई तब स्कूल जाना शुरू हुई कि तब से मतलब स्कूल खुला वहाँ पे। मेरे नाना थे काफ़ी मतलब अच्छे उसमें थे, अच्छे विचारों वाले थे, तो उनको था पहले गांव में तो था कि लड़कियों को नहीं जाने देते थे, अगर खुला भी स्कूल तो लड़कियों को नहीं जाने देते थे। लेकिन मेरे नाना इस तरह के नहीं थे, उनको था जो कुछ है कुछ भी फर्क नहीं था, लड़की है लड़का है स्कूल है तो सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर 8वीं के बाद नहीं था, इसलिए मेरी पढ़ाई रुक गई। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो पढ़ाई है वो रुकी नहीं, क्योंकि पढ़ाई आपकी चल रही है, आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। हाँ, ये मेरा मतलब नया कुछ करने का, सीखने का, वो तो अपने बस में नहीं था आगे पढ़ने का। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि पढ़ाई से ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन ये बिना पढ़ाई के भी कर सकते हैं। शोभा जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, आज आपने जानकारी ली कि पॉली हाउस में नियंत्रित विधि से हम किस तरह से बेमौसम सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम से आप लोग जरूर लाभ उठाएंगे। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।